जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। स्वागत है हमारे एफडी क्लास में आप सबका। चलिए आज हम बायोलॉजी के एमसीक्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है ना, विज्ञान संकाय के सभी तीनों पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के एमसीक्यू करा रहे हैं, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू रहेगा। देखिए पहला एमसीक्यू क्या है। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है। ठीक है, पोस्टमार्टम होता है मृत बॉडी का। ठीक है, कानूनी रूप से जब किसी शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है, तो देखिए पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है। पोस्टमार्टम तब किया जाता है जब किसी शरीर के डेथ होने के कारण अगर हमें पता करना है ना, कि किस कारण वजह से ये बॉडी, ठीक है, किसके कारण वजह से है ना मृत हुई या डेथ हुई है, तो इसी कारण को पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। तो उसी को एक टर्म दिया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है ना, मेडिको लीगल नाम जो दिया गया है ना, कानूनी चिकित्सीय क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना है। देखिए पहला क्या क्या दिया है। पहला में दिया है विश्लेषण, दूसरा क्या दिया है कासा मेडिको, और तीसरा में दिया है ऑटोलेप्सी, और चौथा में क्या दिया है ऑटोप्सी। ठीक है, तो याद रखना है ऑटोप्सी क्या है ना, चिकित्सीय कानूनी नाम है। ठीक है, या इसे हम पोस्टमार्टम भी बोल सकते हैं। तो ये नाम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, पोस्टमार्टम भी बोल सकते हैं ऑटोप्सी को। ठीक है, तो एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन मतलब अध्ययन करने के लिए या कारण को पता लगाने के लिए, ठीक है, डेड बॉडी के कारण को पता लगाने के लिए क्या है पोस्टमार्टम किया जाता है, इसे ही ऑटोप्सी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ पाई जाती है, यह पदार्थ है। तो यह पदार्थ क्या है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, सेल्यूलोज, फिर पेक्टिन, दूसरा में क्या, तीसरा में क्या दिया है लिग्निन, फिर चौथा में दिया है क्यूटिन। जो याद रखना है कि रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं उसकी बाह्य त्वचा पर जो मोम जैसी संरचनाएं या मोम जैसी परत जो दिखाई देती है वो किससे बनी होती है या वो क्या होती है, तो वो एक प्रकार की क्यूटिन होती है या क्यूटिन के बनी परत होती है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ये वो जो है क्यूटिन की परत होती है। रेगिस्तानी पौधों की जो बाह्य त्वचा होती है ना, वो अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल से बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बाह्य त्वचा होती है वो अधिचर्म, ठीक है, अधिचर्म एकल कोशिका से बनी होती है, जो उपत्वचा या उपचर्म के द्वारा क्या होती है आवृत रहती है। आवृत रहती है मतलब ढकी रहती है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उपत्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ होती है। क्यूटिन नामक क्या है, मोमी पदार्थ होती है ना। उपत्वचा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो उपत्वचा के द्वारा जो आवृत रहती है ना, एक पौधे की जो बाह्य सतह है वो, तो वो जो है एक मोमी पदार्थ होती है जो जल रोधी परत है। जल रोधी परत है मतलब शरीर के जल को बाहर जाने से रोकती है या सुरक्षा प्रदान करती है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो बाह्य त्वचा है ना, बाह्य त्वचा है, इस बाह्य त्वचा की जो कार्य है वो क्या है, प्रमुख रूप से शुष्कन, ठीक है, प्रमुख रूप से क्या है शुष्कन और संक्रमण से रक्षा करती है। संक्रमण से क्या करती है, रक्षा करती है। जो बाह्य सतह होती है वो संक्रमण से बचाती है ना, और पौधे की सुरक्षा करती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो रेगिस्तानी पौधे की जो बाह्य त्वचा होती है वो, बाह्य त्वचा होती है मोम जैसे पदार्थ की जो परत होती है वो क्या है, तो वो एक प्रकार की क्यूटिन है ना। क्यूटिन है जो मोमी पदार्थ होते हैं या मोम जैसे संरचना या प्लास्टिक बोल सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार कथन और कारण, ठीक है, जो कथन होता है फिर उसका जो कारण होता है, दोनों का सही गलत बताना होता है। फिर सही गलत का जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसी में से आपको एक सही करना रहता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। जैसे ये प्रश्न में समझते हैं कि पहला जो कथन है, पहला कथन क्या है, केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है ना। और दूसरा जो कारण बताया है, ठीक है, नहीं है, तो क्या कारण हो सकता है, केचुए मिट्टी को महीन महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें
इसे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि केचुआ जो है कृषि के लिए उपयोगी है या नहीं है। तो याद रखेंगे, और हमें सभी को भी पता है कि जो केचुए जो होते हैं वे कृषि के लिए बहुत उपयोगी माना गया है, ठीक है। और याद रखेंगे कि जो केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है, जिससे फसल की उत्पादन बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए जो कथन है ये सही है कि गलत है। सबसे पहले तो इसे देखते हैं कि जो केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है करके बोला गया है, तो ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि केचुए जो है कृषि के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। कारण दिया गया कि केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देती है और उसे नरम बनाती है। तो ये जो कारण दिया है ये सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो कारण दिया है वो सही है, लेकिन जो कथन है वो गलत है। तो ऑप्शन में देखते हैं अब ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन नंबर पहला में क्या दिया है कि ए सही है, मतलब कथन को सही बता रहा है। देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। कारण रीजन को क्या कहा, मतलब बोल रहा है कि गलत है। तो ऐसा है क्या? कथन तो पहले से गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि ए गलत है और आर सही है, मतलब ए जो कथन है, ठीक है, एसेसन है, और जो रीजन है वो सही है और एसेसन क्या है, गलत है। तो जो कथन है ये क्या है, गलत है। ये कथन जो है गलत है, और जो कारण दिया है, जो रीजन बताया है वो सही है। जो कारण दिया है, रीजन बताया है वो क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, तीसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ए जो कारण है, जो कथन है वो गलत है, और जो रीजन वो है ना, जो कारण है वो क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आया समझ में? तो एसेसर रीजन से कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना। तो आपको समझाने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू कराए हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? खारे पानी में, ठीक है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो याद रखना है, खारे पानी मतलब जिस पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है ना, या लवण युक्त बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे में होने वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं, उत्पन्न होने वाले जो पौधे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, हाइड्रोफाइटा, दूसरा में क्या दिया है, मैक्रोफाइटा, तीसरा में दिया है हेलोफाइटा, और चौथा में क्या दिया है, जेरोफाइटा। तो याद रखना है, जो लवण युक्त जल होते हैं उसमें जब पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा। याद रखेंगे, हेलोफाइटा, हेलोफाइटा, हेलोफाइटा लवण युक्त जल में पैदा होने वाले पौधे को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार इसके एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है कि हेलोफाइटा का एग्जाम्पल, तो एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ना। एक देखिए, साल्ट मार्श घास, ये पूछा गया क्वेश्चन है, साल्ट मार्श घास, ठीक है। तो ये याद रखना है, साल्ट मार्श घास जो है हेलोफाइटा का एग्जाम्पल है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना, और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना है, खारे पानी या लवण युक्त जल में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइटा कहलाते हैं। हेलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है? साल्ट मार्श घास, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और ये निफ्लोरा, निफ्लोरा, ये भी क्या है? हेलोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परजीवी पौधा है, एक परजीवी पौधा है, ऑप्शन देखेंगे कौन सा है परजीवी पौधा? तरबूज, आम, लीच या कसकुट, है ना। परजीवी का मतलब क्या है? परजीवी का मतलब है वह जीव जो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, या अपना भोजन बनाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है, दूसरे पर आश्रित रहता है, वे परजीवी जीव कहलाते हैं या परजीवी पौधे कहलाते हैं। तो यहाँ पौधे के लिए पूछा गया है, तो याद रखेंगे ये कसकुट जो है, ऑप्शन नंबर डी कसकुट, ठीक है, जिसे अमरबेल या आकाश बेल कहा जाता है, ठीक है। कसकुट जो है एक ऐसा पौधा है जो अपना जीवन यापन, ठीक है, दूसरे पर निर्भर रहता है अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। और कसकुट अमरबेल के बीज और बेल का
ये जो कसकुट है वे इनकी जो तने हैं, है ना, बेल के रूप में, जाली के रूप में क्या है, दूसरे पौधे पे लिपटे रहते हैं, जैसे कि बबूल, कीकर, बेर, है ना, या नीम। ऐसे पौधे पे क्या है, जालीनुमा संरचना बना के उस पर लिपटे रहते हैं, है ना। और इसे आकाश बेल या अमर बेल भी कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके तने इसके जो बेल रहता है या इसकी बीज रहता है, ठीक है, बीज और जो बेल रहता है, बीज और बेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, औषधि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, औषधि में इसका उपयोग होता है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पाचन के अंत में, ठीक है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। ऑप्शन देखेंगे, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का जो रूप होता है वो कौन सा होता है। देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में जो भोजन के बाद जो उपलब्ध जैव रासायनिक होते हैं उसे हम मूल रूप से उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषित कर, ठीक है, अवशोषित या अवशोषण योग्य बनाने हेतु सरल रूप में पहले परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, इसी क्रिया को बोला जाता है पाचन। ठीक है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है ना। तो पाचन के फलस्वरूप क्या होता है, जो ऊर्जा निर्मित होती है या ऊर्जा जो बनती है उसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में या एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित कर दिया जाता है या इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये जो क्रिया होती है ये रासायनिक क्रिया होती है, या रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का उपयोग या जारी ऊर्जा का जो रूप होता है वो कौन सा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान कारक सेल में मौजूद, खाली स्थान कारक सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, तो कारक सेल में कौन सा रसायन मौजूद होता है जो गैसों और पानी को रोकने का कार्य करता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं, सेफ्रेनिन, फिर सुबेरिन, फिर क्यूटिन, और चौथे में क्या दिया है, काइटिन। तो याद रखेंगे जो सुबेरिन है ना, सुबेरिन कारक सेल में मौजूद रसायन होता है जो क्या करता है, गैस और पानी को रोकने का कार्य करता है या प्रवेश होने से रोकता है। ठीक है, और सुबेरिन फिल्म परत में पाई जाती है और यह छाल की बाहरी परत होती है। ये आपको इतना याद रखना है। कई बार ये पूछ दिया जाता है कि सुबेरिन, ठीक है, सुबेरिन जो है छाल की कौन सी परत होती है, तो छाल की वह बाहरी परत होती है जो गैस और पानी के प्रवेश को रोकने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु द्वारा भक्षण करता है या अन्य पशु को भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है। ठीक है, मतलब मृत जो शरीर है या मृत मरे हुए जो पशु है उसे जब किसी अन्य पशु द्वारा भक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है पहला परभक्षण, फिर दूसरा में क्या दिया है, मुर्दाखोर, तीसरा में क्या दिया है, प्रतिस्पर्धा, और चौथा में क्या दिया है, सजीविता। देखिए आपको ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, शब्द से स्पष्ट है। ठीक है, परभक्षण के मतलब क्या है समझे, परभक्षण के मतलब जो दूसरे जीवों, ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं। ठीक है, लेकिन जीवित जीवों का भक्षण करते हैं वे परभक्षण होते हैं। ठीक है, और और ये जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा मतलब ये है कि अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और सहजीविता, सहजीविता का मतलब होता है जीवन यापन करने के लिए साथ साथ, है ना, एक साथ चलना। ठीक है, और एक साथ भोजन प्राप्त करने के लिए साथ में रहकर अपना भोजन यापन करते हैं। ठीक है, तो ये जो सहजीविता है मतलब सहभागिता, मतलब मिलकर अपना भोजन तैयार करना, ये सहभागिता या सहजीविता कहलाता है। लेकिन जो मुर्दाखोर है, मुर्दाखोर का मतलब ये है कि मरे हुए जो पशु है ना, उसका जब भक्षण करते हैं, ठीक है, उसे मुर्दाखोर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मुर्दाखोर किसे कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो जो मरे हुए जो पशु होते हैं, मरे हुए जो पशु के शव होते हैं उसे, उसका भक्षण करते हैं, उसे खाकर ये जो है अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ये जो है मुर्दाखोर होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये जो पशु है, जो मुर्दाखोर पशु होते हैं, वे मांसाहारी और शाकाहारी, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ये मांसाहारी भी हो सकते हैं और शाकाहारी भी हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मुर्दाखोर मांसाहारी है या शाकाहारी, कई बार जैसे आपको एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है मांसाहारी या शाकाहारी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, मोरक्को चर्म जो है, मोरक्को चर्म किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया, ऑप्शन दिया है गाय, दूसरा में दिया है ऊंट, तीसरा में दिया है बकरी और चौथे में क्या दिया है, सूअर, है ना। तो याद रखना है, जो मोरक्को चर्म प्राप्त होता है, ठीक है, वो किससे होता है? बकरी के त्वचा से, बकरी के त्वचा से या बकरी के चमड़ी से मोरक्को चर्म प्राप्त होता है। मोरक्को चर्म का मतलब होता है कि देखो, मोरक्को चर्म क्या है? मोरक्को चर्म मतलब जिसका उपयोग चप्पल, जूते या दस्ताने बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। बकरी के त्वचा का उपयोग मोरक्को चर्म प्राप्त होता है बकरी के त्वचा से, और इसका उपयोग जो है मुख्यतः चप्पल, जूता बनाने या दस्ताने बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? ठीक है, तो ये रोग का नाम दिया है ना, पौधे में जो रोग होता है, तो ये जो लाल विगलन रोग है वो किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में क्या दिया है, गेहूं, फिर दूसरा में दिया है चावल, तीसरा में क्या दिया है, गन्ना, और चौथा में क्या दिया है, कपास। तो याद रखना है, जो लाल विगलन रोग है वो गन्ना के फसल को प्रभावित करता है। याद रखेंगे, गन्ने के फसल को प्रभावित करता है ये जो रोग है ना। और लाल रोग विगलन जो है एक कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है ना। और कवक का नाम कई बार पूछ दिया जाता है, तो कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, ठीक है, कोलेटोट्राइकम और फालकेटम, ये कवक का नाम है ना। और इसी कवक के कारण क्या होता है, लाल विगलन रोग होता है। और किसमें होता है? गन्ने के पौधे में होता है। तो गन्ने के पौधे में जब यह रोग होता है, तब गन्ने के पत्ती और तने को प्रभावित करता है। गन्ने के पत्ती जो है ना, कट फट जाते हैं, और जो तने होते हैं वे लंबाई में छोटे हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कोलेटोट्राइकम फालेटम के इन्फेक्शन से या इसके संक्रमण से क्या होता है, लाल रोग विगलन होता है, जो लाल नुमाधारी संरचनाएं किसमें, गन्ने के पौधे में दिखाई देती है। या पत्ती की बात करें या तने की बात करें, तो गन्ने की फसलों में इस प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस बायोसंयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो ये आपको याद रखना है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो देखिए, बायोगैस संयंत्र में क्या होता है, हाइड्रोजन, सल्फर और मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैसें हैं ये बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न होती है, ठीक है। हाइड्रोजन, सल्फर, है ना, और ये क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन, सल्फर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, इस टाइप से गैसें जो है बायोगैस संयंत्र के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस संयंत्र के द्वारा बिल्कुल भी रिलीज नहीं किए जाते या उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। और याद रखेंगे, जो मीथेन है, सबसे ज्यादा बायोगैस संयंत्र से कौन सा गैस निकलता है, अगर ये पूछे जाता है तो याद रखेंगे 55 से 75%, है ना, 55 से 75%, ठीक है। और 55 से 75%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 25 से 50%, और बाकी जो हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन, इस टाइप से जो गैसें हैं बाकी परसेंटेज में
रिलीज होती है, ठीक है। तो 55 से 75% सबसे ज़्यादा मीथेन CH4, ठीक है, सॉरी CH4 जो मीथेन है ये सबसे ज़्यादा निकलती है या उत्पन्न होती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बायोगैस संयंत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन या उत्पन्न नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। अपच का मतलब क्या समझे, अपच का मतलब होता है एसिड